अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तलाल और अभी हम पढ़ने लगे हैं मैथ्स सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव, हाइपरबोलिक, इन्वर्स हाइपरबोलिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, इन सब के डेरिवेटिव्स दिए थे और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को हमने स्टार्ट कर दिया था। अभी हम इस चैप्टर के अंदर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से आगे पढ़ने लगे हैं, जो कि टेलर सीरीज़ और मैक्लॉरिन सीरीज़ का उसका कॉन्सेप्ट है, वो हम अभी पढ़ने लगे, यानी सीरीज़ एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस। सीरीज़ एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस। अच्छा, हम दो तरह की एक्सपेंशंस पढ़ेंगे। एक है टेलर सीरीज़, असल में ये है एक ही एक्सपेंशन टेलर सीरीज़। दूसरी जो है मैक्लॉरिन सीरीज़, वो टेलर सीरीज़ की ही एक टाइप है। जब भी आपके पास कोई भी एक फंक्शन हो जो कि डिफाइंड है किसी भी इंटरवल, हम पहले बात करते हैं टेलर सीरीज़ की। टेलर सीरीज़ में वो कहते हैं कि जब भी आपके पास कोई एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि डिफाइंड है किसी भी इंटरवल में ए से बी में, ठीक है, ए से बी कह लेते हैं या हम कह लेते हैं इसको, हाँ, ए से बी के बजाय हम कुछ और कहते हैं, एक्स से वाई कह लेते हैं, ठीक है। अब इस इंटरवल के अंदर हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो कि इस इंटरवल में डिफाइंड है। अब इस इंटरवल के अंदर एक ऐसा पॉइंट है ए, ठीक है, इस इंटरवल के अंदर एक पॉइंट ए मौजूद है जो कि जिस पर एफ और एफ के सारे डेरिवेटिव्स मौजूद हैं। एफ फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव अप टू सो ऑन, सारे डेरिवेटिव्स इस ए पर वो एग्जिस्ट करते हैं। तो वो कहते हैं कि आप जो टेलर सीरीज पर एक्सपेंशन करेंगे फंक्शन की, वो इस तरह होगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए इंटू एफ प्राइम ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल प्राइम ऑफ ए। ऐसे करते करते आप आएंगे एक्स माइनस ए होल रेज टू पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल इफ टू इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए। अब देखें, ये जो है दिस इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ टेलर्स एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन एट ए। हमने बात की थी कि एक ए पॉइंट है जो कि इस इंटरवल एक्स वाई इंटरवल के अंदर मौजूद है, ठीक है, और इस इंटरवल पर एफ ऑफ एक्स भी डिफाइंड, इंटरवल कह रहा हूँ सॉरी, इस पॉइंट ए पर एफ ऑफ एक्स भी डिफाइंड है, एफ के सारे डेरिवेटिव्स भी इस पर डिफाइंड है। तो आप टेलर सीरीज एक्सपेंशन इस तरह लिख सकते हैं। अब इसमें जो है एक तो ये आपने लिख ली टेलर सीरीज एक्सपेंशन के वैसे जो जनरल फार्मूला है, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि सिग्मा, ये असल में एफ ऑफ एक्स ही है, सिग्मा एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, आपके पास ये आता है एफ एन ए इंटू एक्स माइनस ए होल रेज टू पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। अब यही चीज़ यहाँ पर हमने खोल के लिखी है। अगर आपको चेक करना है, आप इसके अंदर पहले n की जगह 0 डालें, यानी 0th डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो उसका मतलब है वो एफ ऑफ ए ही होगा। तो एफ ऑफ ए साथ इसकी पावर 0 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल वो भी 1 होता है, तो ये फर्स्ट क्या आएगी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए, या इस तरह 1 डालें, आप सारा चेक कर सकते हैं। तो ये और ये एक ही चीज़ है, ये आपके पास टेलर सीरीज है। इसी के साथ आपके पास एक और आती है, वो है, उसका नाम है मैक्लॉरिन सीरीज़, ठीक है। अब टेलर सीरीज़ और मैक्लॉरिन सीरीज़, असल में मैक्लॉरिन सीरीज़ इज़ अ टाइप ऑफ टेलर सीरीज़। अब हम जब टेलर सीरीज़ की बात करते हैं तो हम इसके अंदर एक वैल्यू, कोई भी वैल्यू ए की बात करते हैं। जब हम उस वैल्यू को ए को वो कह देते हैं 0। अब देखें मैक्लॉरिन सीरीज़, अब हमने जो टेलर सीरीज़ में बात की थी उसमें हमने कहा था कि एक है इंटरवल x से y, उसके अंदर कोई भी वैल्यू है a वैल्यू है जिस पे f ऑफ x और f के सारे डेरिवेटिव डिफाइंड हैं, तो उसकी एक्सपेंशन हमने लिखी थी, उसे हमने कहा था टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन। अब जब हम उस a को 0 के इक्वल रख लें
तो फिर हम उसे कहते हैं कि ये बन जाती है मैक्लॉरन सीरीज़ एक्सपेंशन। अब जो टेलर सीरीज़ फिर मैक्लॉरन सीरीज़ एक्सपेंशन को आप किस तरह लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, आप उसे लिखेंगे एफ ऑफ ज़ीरो, उसमें एफ ऑफ ए था, यहाँ पर एफ ऑफ ज़ीरो है, प्लस एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो, और ऐसे चलते चलते वो आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर n ओवर n फैक्टोरियल इंटू nth डेरिवेटिव एट ज़ीरो। अब देखें इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसमें था एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एफ प्राइम है, एफ डबल प्राइम ऑफ ए। अब उसमें और इसमें फ़र्क क्या है, मैंने आपको कहा था ये एक टेलर सीरीज़ की ही टाइप है। जब आप ए को ज़ीरो डालते हैं तो ये एफ ऑफ ज़ीरो बन जाता है, कोई फ़र्क नहीं है, वही बात है। जब आप ए को ज़ीरो डालेंगे यहाँ पर ये x माइनस ज़ीरो एक्स ही रह जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस ज़ीरो एक्स, साथ f प्राइम a ज़ीरो ले रहे हैं तो f प्राइम ऑफ ज़ीरो, यही बात यहाँ भी लिखी है। इसकी बजाय a ज़ीरो कर दें x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल बन जाएगा a की जगह ज़ीरो। तो इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस ये फ़र्क है कि जब आप a को ज़ीरो ले लेते हैं तो द टेलर सीरीज़ बिकम्स मैक्लॉरन सीरीज़ एक्सपेंशन। तो जिस तरह उसको हमने सिग्मा नोटेशन में लिखा था, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा था, इसको भी हम लिख सकते हैं, और वो होती है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सिग्मा n इक्वल्स टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी, ये ज़ीरो, एफ ऑफ एफ एन ये लिखा एफ एन ज़ीरो इंटू एक्स की पावर n ओवर n फैक्टोरियल। इसको भी आपने अगर चेक करना है, आप इसके अंदर ज़ीरो डालें, ज़ीरो डाल के चेक करें तो ये क्या आ जाएगा, एफ एन ज़ीरो, ज़ीरो डेरिवेटिव वही बनता है, एफ ऑफ ज़ीरो ही बनता है। आप इसको चेक कर सकते हैं, ये मैक्लॉरन सीरीज़ एक्सपेंशन होगी। अब एक और बात हम यहाँ पर आते हैं, हम कहते हैं कि ये तो हमने मैक्लॉरन सीरीज़ और टेलर सीरीज़ के जनरल फार्मूलाए पढ़े। अब इसका क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, पेपर में वो आपको फंक्शन देता है और कहता है इसकी मैक्लॉरन सीरीज़ बताओ या टेलर सीरीज़ बताओ। अब बच्चे के पास इतना टाइम नहीं है कि वो डेरिवेटिव ले, उसको अंदर वैल्यूज पुट करे, सॉल्व करे, ये सब इतना लंबा काम नहीं कर रहा। 4 से 5 ऐसे फंक्शंस हैं जिनको आपने, जिनकी मैक्लॉरन सीरीज़ याद रखनी है, याद कर लेनी है, और फिर पेपर में, क्योंकि ये वो वाली सीरीज़ है जिनका A to Z पेपर में वो क्वेश्चन पूछता है कि बस इसकी बताओ, इस फंक्शन की बताओ। एक आपके पास आएगा साइन एक्स का, ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ कि मैक्लॉरन सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं, ये ए नहीं आता, मैक्लॉरन सीरीज़। अब देखें साइन एक्स का आएगा, फिर आपके पास आता है कॉज एक्स का, फिर आता है टेन एक्स का, फिर आपके पास आता है ई की पावर x, और फिर आपके पास मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a की पावर x का। आप देखें साइन x की जो मैक्लॉरन सीरीज़ है एक्सपेंशन, डायरेक्टली मैं सीरीज़ लिख रहा हूँ जो बनती है, और आपने बस उसको याद रखना है पेपर के अंदर, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल, और यूँ सिलसिला चलता रहेगा। इसी के साथ जो आपके पास cos x की है वो होती है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल, और यूँ चलता रहेगा। tan x की फिर आपके पास क्या आती है, tan x की सबसे थोड़ी डिफरेंट है, इसमें आता है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x पावर 5 बाई 15, अब और साथ आता है 17x की पावर 7 बाई 315, और यूँ चलता है। अब इसमें एक बात बताऊं, यहाँ पर हमने फैक्टोरियल नोटेशंस नीचे लिखी हैं, यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं है, यहाँ पर खाली नंबर है 315 315 इस तरह से। ये बात ध्यान में रखनी, गलती से भी फैक्टोरियल tan की मैक्लॉरन सीरीज एक्सपेंशन में फैक्टोरियल की नोटेशन नहीं लिखनी। उसके बाद आपके पास आती है e की पावर x। e की पावर x तो
इतना अच्छा फंक्शन है ना, इसका इंटीग्रल लो, डिफरेंशियल लो, इसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसकी मैक्लॉरेन सीरीज़ भी सबसे सीधी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, और ऐसे बस चलाते जाओ। इसमें कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा एक एक पावर बढ़ाओ, नीचे जो पावर होगी उसका साथ साथ फैक्टोरियल लिखते जाओ। ए की पावर एक्स का जो फैक्टोरियल वो मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन है, वो है यहाँ लिखते हैं 1 प्लस एक्स ln ऑफ ए प्लस एक्स स्क्वेयर ln ऑफ ए होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ln ऑफ ए होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और यूँ चलता जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 5 ऐसी एक्सपेंशन हैं, सीधी सीधी इनको आपने याद कर लेना है। मुझे याद है NET 1 में मेरे पास क्वेश्चन आया था, उसने बोला था cos माइनस एक्स की एक्सपेंशन बताओ, तो अब कंफ्यूज नहीं होना, cos माइनस एक्स की एक्सपेंशन cos x की ही एक्सपेंशन होती है, क्योंकि cos x हमें पता है क्या चीज़ है, एक इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो सीधा सीधा उसमें आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करना था। तो ये मैंने आपको बताना था, ये 6 है, तो ये बस बताना था कि इस तरह का क्वेश्चन इससे बनकर आता है, तो आपने उसको ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तकरीबन हर NET के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। वो सीधा सीधा बस बोलता है इस फंक्शन की मैक्लॉरेन सीरीज़ कौन सी है या मैक्लॉरेन एक्सपेंशन क्या है। अब इसके बाद ये तो हो गया ना मैक्लॉरेन सीरीज़ वगैरह का हमारे पास क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है कि जो आपके हैं ना स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट और ये सब, ये क्या चीज़ है। इसमें हम पहले नंबर पर देखेंगे, यानी असल में ये हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, कि हम डेरिवेटिव का इस्तेमाल क्या करते हैं। ठीक है, अब एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में पहले नंबर तो हमें इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव जो है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। अब देखें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग यानी फिगर से रिलेटेड है, वो मैंने सबसे पहले आपको शुरू में ही बताया था कि कोई भी ग्राफ जो है, ये देखें, अगर ऐसे हमने ग्राफ बनाया है, रैंडम ग्राफ लिया, इसके हम एक पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं, ये अगर मिसाल के तौर पर पॉइंट है, तो ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट लाइन, इस टेंजेंट लाइन की स्लोप वो होता है डेरिवेटिव। ठीक है, slope of the tangent line to a curve at any point is the derivative of that point। ठीक है, अच्छा, और इस टेंजेंट लाइन की फिर आप इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, वो हमें पता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m। अब m क्या है, स्लोप, और स्लोप क्या है, डेरिवेटिव, तो वो क्या है dy बाई dx। अच्छा, ये लिखा है एट x1 एंड y1। अब ये जो लाइन डाल के नीचे लिखे x1 y1, इसका मतलब है डेरिवेटिव एट पॉइंट x1 एंड y1। तो आपने ये स्लोप के इक्वल है, हमने क्या लिखा, dy बाई dx एट x1 y1, और साथ हमने क्या लिखा, x इंटू एक्स माइनस x1। ये तो हमें पढ़ा है ना, ये कौन सी फॉर्म है, पॉइंट स्लोप फॉर्म है लाइन की। आप हम आगे एनालिटिकल ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर लाइन की सारी टाइप्स को उसमें डिस्कस करेंगे, लाइन की इक्वेशंस को। ये तो हमें इसका पता चल गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ये है टेंजेंट की इक्वेशन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसी तरह आपके पास जो आती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के अंदर हमें पता है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की स्लोप किसके इक्वल होती है, जब दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो m2 यानी जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो होगी -1 बाई m1। जब आप इसका यानी नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगी आपके पास, वो होगी y माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस dx बाई dy, या dx बाई dy नहीं लिख सकते, सॉरी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, कभी भी इसको ऐसा नहीं लिखना। इसको हम लिखेंगे -1 बाई dy बाई dx एट पॉइंट x1 और y1
और साथ आगे वही मल्टीप्लाई करवाया x माइनस x1, ठीक है। बस हमने ये वही लाइन लिखी है, कुछ भी इसमें नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ एक इसमें चीज़ चेंज की है और वो है कि इसके डेरिवेटिव का यानी जो स्लोप का उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लिया ताकि हमारे पास नॉर्मल की स्लोप आ जाए। अच्छा जी, अब ये तो हमारे पास इसका अब मतलब भी आगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है। अब इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है और वो है कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शन, यानी आप डेरिवेटिव की मदद से एक ये बता सकते हैं कि एक फंक्शन किस इंटरवल में बढ़ रहा है और किस इंटरवल में घट रहा है। अब असल में तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग ऑफ फंक्शन की पहले बात करते हैं, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट होना बड़ा ज़रूरी है इस सारे का, क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा ना तो आपको बस रट्टा ही है कि डेरिवेटिव को लेके इस तरह निकल सकता है, आपको पता नहीं होगा कि कैसे निकलता है, इसलिए पहले इसका समझना ज़रूरी है। अब देखें, कोई भी इंटरवल है आपके पास, इंटरवल हम ले लेते हैं यहाँ से a से b, सही है, a से b आपके पास इंटरवल है और हमने कहा कि f ऑफ x एक फंक्शन है जो कि इस इंटरवल के अंदर वो डिफाइंड है, यानी इस इंटरवल में वो कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं होता। तो हमने एक इंटरवल लिया, f ऑफ x लिया। अब इस इंटरवल के अंदर से हम दो पॉइंट्स चुनते हैं, इस इंटरवल से दो पॉइंट्स लेंगे, एक होगा x1 और एक होगा x2। अब हमने इस तरह इन पॉइंट्स को लिया है कि x1 इज़ ग्रेटर देन x2। अब देखें, जब आप f ऑफ x में x1 डालें और f ऑफ x में x2 डालें और ये भी ग्रेटर ही आए तो इसका मतलब है कि फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग। अब इसको ग्राफ से समझते हैं कि बात क्या की है, यानी देखें ऐसे अगर आपके पास कोई भी ग्राफ है ना, इस पॉइंट के अंदर आपने इस पूरे इंटरवल में a से b आपके पास इंटरवल है, इसमें से आपने दो पॉइंट्स लिए x1 और x2, ठीक है। अब अगर x1 पॉइंट बड़ा है, ये दो पॉइंट्स लिए हमने, x1 हमने इस तरह पॉइंट्स लिए कि x1 जो है x2 से बड़ा है, ये तो हमें पता चल गया ना कि इंटरवल अगर देखें 1 से 10 तक के इंटरवल है, हमने x1 ले लिया 6 मिसाल के तौर पर और x2 ले लिया 4। तो जब आप फंक्शन के अंदर x1 की वैल्यू डालें और ये हो x1 x2, अब यहाँ पर f ऑफ x1 आए और यहाँ पर f ऑफ x2 आए, तो देखें इसकी वैल्यू, अब फंक्शन की जो है, फंक्शन है तो ये ना, ये आंसर है फंक्शन का, ठीक है। अब देखें x1 x2 से बड़ा है, ये तो हमें ग्राफ से ही नज़र आ रहा है, और दूसरी बात जो f ऑफ x2 है वो ये है, ठीक है ना। अब f ऑफ x2 जो है वो इस पॉइंट पर मौजूद है, ये पॉइंट नीचे है, ठीक है, जबकि x1 वाला पॉइंट ऊपर है, ठीक है। अब इस का ऊपर होने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है यानी f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 है, क्योंकि हमें पता है y एक्सिस पे ये बढ़, ये तो हमें पता है ना, y एक्सिस पे हमने इसको इंक्रीजिंग पे रखा, इधर x पे इंक्रीजिंग पे रखा, x1 x2 से बड़ा है और f ऑफ x1 जो है f ऑफ x2 से बड़ा है, तो इस बात का मतलब है कि इस इंटरवल में फंक्शन बढ़ रहा है। इसी के साथ अब ये तो जब आपके पास क्वेश्चन आता है पेपर में अगर, तो क्वेश्चन में आप ये तो नहीं कर सकते कि फंक्शन लो, इंटरवल में से पहले एक पॉइंट डालो, फिर आप उसको आंसर चेक करो, फिर दूसरा पॉइंट डालो, उसका आंसर चेक करो, फिर दोनों को कंपेयर करोगे कौन सा आंसर बड़ा है कौन सा आंसर छोटा है, इतना टाइम नहीं है। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, हम लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन और उस पॉइंट पे लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए तो इसका मतलब है फंक्शन इंक्रीजिंग है। एक तो ये डेफिनेशन है ना, ये वाली, और एक ये है। अब इसका, अब यहाँ पर डेरिवेटिव की एप्लीकेशन यूज़ हुई है, ये मैं आपको बता रहा था। अब क्योंकि हम इतना लंबा मेथड नहीं कर सकते तो हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और ग्राफ बना लेते हैं। ये देखें, ये है आपके पास ऐसे एक ग्राफ है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ऐसे इसके इधर से और इधर, यूँ आपने ये टेंजेंट लाइन बना ली। अब ये जो चीज़ है, ये f ऑफ x, f डेरिवेटिव ऑफ x जो है, ये हमने क्या पढ़ा था, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट m
एम ऑफ टेंजेंट लिख लेते हैं बस, ठीक है। अब चूंकि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये ग्रेटर देन 0 है, यानी ये इंक्रीज कर रही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बढ़ रही है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट जब बढ़ रही है तो टेंजेंट ऐसे को जा रहा है ऊपर को। अब टेंजेंट ऊपर को जा रहा है, इसका मतलब है अब टेंजेंट जो होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि टेंजेंट डायरेक्शन बताता है एट एनी पॉइंट कि फंक्शन या कर्व किस डायरेक्शन को मूव कर रहा है। अब जब इंक्रीजिंग स्लोप है तो इसका मतलब है कि टेंजेंट ऊपर को है। अब टेंजेंट ऊपर को है तो टेंजेंट किसके डायरेक्शन शो कर रहा है? टेंजेंट डायरेक्शन शो कर रहा है इस कर्व की। जब इस कर्व की डायरेक्शन टेंजेंट ऊपर को शो करता है, इसका मतलब है कर्व इज मूविंग अपवर्ड्स। जब कर्व ऊपर मूव कर रहा है तो इसका यही तो मतलब है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। यही बात बताना मकसद था यहाँ पर हमारा कि जब अब मेन के पेपर में क्वेश्चन किस तरह आएगा ये तो समझाने का सारा सीन था। पेपर में किस तरह क्वेश्चन आएगा वो आपसे पूछ सकता है कि किस इंटरवल में फंक्शन दे देगा, बोलेगा किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है। आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, जो आपके पास इंटरवल्स होंगे उनमें हर इंटरवल में से कोई पॉइंट लेने हैं और इसके अंदर डाल के चेक करना है। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो इसका मतलब है फंक्शन उस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। जब हमने अभी जो बात की है डिक्रीजिंग जो है वो सेम टू सेम ऐसा है, इसी जैसा है। अब मैं इसमें ना बस थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करता हूँ तो आपको डिक्रीजिंग की भी समझ आ जाएगी। डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शन, अब देखें वही उसी तरह हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन लिया, हमने एक इंटरवल लिया ए से बी, उसमें से हमने 2 पॉइंट्स लिए x1 और x2 और x1 ग्रेटर देन x2 लिया। लेकिन जब हमने उसमें वैल्यूज़ डाली एफ ऑफ एक्स में, फंक्शन में x1 की वैल्यू डाली, फंक्शन में x2 की वैल्यू डाली। अब यहाँ पर हमने ये x1 और x2 2 पॉइंट्स इस तरीके से लिए हैं कि x1 x2 से बड़ा है, मगर जब हमारे पास आंसर आता है तो आंसर आता है ये कि फंक्शन में जब x1 की वैल्यू डालते हैं तो वो छोटी आ जाती है। अब इसमें इस ग्राफ को फिर चेंज करेंगे। ग्राफ को चेंज करेंगे किस तरह, देखो अब यहाँ पर देखो आप कि ये आपके पास, एक मिनट, क्या हो गया, इग्नोर करो यार इसको अभी, एक मिनट। अच्छा आप लोगों को नज़र आ रहा है? अच्छा सॉरी, इसमें देखें अब हम यहाँ पर आगे के स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इसमें ये देखें हमने 2 पॉइंट्स लिए थे x1 x2, x1 ग्रेटर देन x2, जो फंक्शन है वो लेस देन x, वो आ जाता है वैल्यू। अब देखें यहाँ पर हम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। अब ग्राफ ऐसे आ रहा है, यहाँ पर है x2, यहाँ पर है, यहाँ पर के बजाय यहाँ ले लेते हैं x1, ठीक है। अब यहाँ से ये तो हमें पता चल रहा है ना कि x1 x2 से बड़ा है, क्योंकि हमने इस तरह लिया है, इस तरफ को x की वैल्यूज़ जा रही हैं कि उधर को जा रही हैं तो x की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं। अब x1 x2 से बड़ा है। जब आप इसको इस पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पे, तो ये आपके पास क्या आता है, ये आता है f ऑफ x2। और जब आप इसको इस पॉइंट पर देखते हैं, ये जो पॉइंट है ये, तो ये आपके पास क्या है, f ऑफ x1। अब ध्यान करो कि x1 x2 से बड़ा है, मगर जब फंक्शन की वैल्यू है वो x1 से छोटी है, वो सॉरी जब फंक्शन में x1 की वैल्यू डालते हो तो वो f ऑफ x2 से छोटी आ जाती है। अब ये सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है कि जब ग्राफ नीचे को आ रहा हो जिस तरह मैंने अभी बनाया। तो इससे हमें एक बात ये पता चलती है कि अगर आप 2 पॉइंट्स लें x1 एंड x2 और जो कि x1 x2 से बड़ा हो, लेकिन जब आप फंक्शन में वैल्यूज़ डालें तो f ऑफ x1 छोटा हो जाए f ऑफ x2 से, तो वो इस बात की इंडिकेशन है कि द फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। अब इसी को हम इस डेरिवेटिव मेथड से भी प्रूव करते हैं या इसको समझाते हैं कि कैसे, किस चीज़, इससे कैसे हम चेक कर सकते हैं। अब देखो आपके पास f प्राइम ऑफ x है डेरिवेटिव, वो आ जाता है लेस देन 0। अब इसको कैसे करना है, ये देखो यहाँ पर हम पहले देखते हैं ग्राफ से, इसको भी देख लेते हैं। अब देखें इस इधर भी उसी तरह का ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। अब आप इस पॉइंट पर
कोई सा भी हमने पॉइंट लिया इस पॉइंट पर, अब ये टेंजेंट है आपके पास, समझ लोगे ये टेंजेंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर अब ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये क्या चीज़ है, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है, या आपने ग्राफ में पहले फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है कि जो ग्राफ है वो ऐसे, जो टेंजेंट है या लाइन है वो नीचे को आ रही है, ऐसा ही है ना। अब नीचे को आने का और जो हमें ये भी पता है कि जो टेंजेंट होती है वो ग्राफ पे या किसी भी पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो उसकी डायरेक्शन शो करता है, जैसा अभी पहले बताया था। अब जब टेंजेंट नीचे को मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि टेंजेंट तो असल में उस पॉइंट की डायरेक्शन शो कर रहा है जो उस पर लाई करता है। तो इसका मतलब है कि जो कर्व है वो भी नीचे को मूव कर रहा है। जब कर्व नीचे को मूव कर रहा है तो इसका एक ही आंसर है कि द फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल a to b। सही है। अब देख लो कि यहाँ पर जब भी, अब ये तो हमें समझ आ गई कि जब f of x है, f प्राइम ऑफ x लेस देन 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब इसका भी क्वेश्चन सेम टू सेम उसी तरह आ सकता है, वो आपको फंक्शन दे देगा, इंटरवल दे देगा, बोलेगा कि इस फंक्शन का ना आप चेक करो कि किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ डेरिवेटिव लेना है, आप चेक करें किस इंटरवल में डेरिवेटिव इसका वो लेस देन 0 आता है। चारों इंटरवल में से एक एक पॉइंट्स डालें इसके अंदर, चेक करके अपनी मर्जी से उसके अंदर चेक करके डालें, जिस पे वो लेस देन 0 आंसर दे दे तो इसका मतलब है फंक्शन उस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। उम्मीद है कि इस बात की तो आपको समझ आ गई होगी। अब इसके अलावा आपके पास अब आती हैं एक्सट्रीमास। एक्सट्रीमास कह सकते हैं उन्हें, या आप उन्हें भी कह सकते हैं कि एक्सट्रीम वैल्यूज़, या असल में यहाँ पर देखें कि एक ग्राफ से समझाते हैं। पहले यहाँ पर लिखते हैं एक्सट्रीमास। अब एक ग्राफ देखो इधर, ये देखो, ये आपके पास ग्राफ है, कोई भी ग्राफ हमने ले लिया, सही है। अब इसके अंदर ऐसे फंक्शन ऐसे जाता है, ऐसे आता है और ऐसे फिर जाता है, और यूं जाकर ना ऐसे हो गया, यूं, ठीक है। इसको आप ऐसे आगे एक्सटेंड कर लें। अब देखो कि इसके अंदर पहली बात तो ये एक्सट्रीमास एक्सट्रीम से ही निकला है। एक्सट्रीम होता है कि आपको भी पता है कि बिल्कुल आखिरी हद जो होती है, सही है ना, इससे आगे ना हो, ठीक है, उसे कहते हैं एक्सट्रीम। अब देखें कि जब भी, पहली बात तो ये एक्सट्रीमास दो तरह के होते हैं, एक होता है रिलेटिव मिनिमा और एक होता है रिलेटिव मैक्सिमा। अब देखो, नाम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। रिलेटिव मिनिमा का मतलब है कि आपके पास काफ़ी सारी फंक्शन की वैल्यूज़ हैं, एक ही फंक्शन की डिफरेंट पॉइंट्स पे वैल्यूज़ आती हैं। आप उन सारी वैल्यूज़ में जब आप चेक करते हैं, जिस वैल्यू पर उन सारी वैल्यूज़ में सबसे मिनिमम आंसर आ रहा है उसे हम कहते हैं रिलेटिव मिनिमा। यानी रिलेटिव मिनिमा इसलिए कि वो बाकियों के कंपैरिजन में सबसे छोटी वैल्यू देता है। अब इस ग्राफ को आप नोट करो, ये असल में है क्या कि f of x एट डिफरेंट वैल्यूज़, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ पर ये इस पॉइंट की वैल्यू पे, इस पॉइंट पे अगर ये पॉइंट आप ले रहे हो, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा है f of x की, यहाँ पर कम है, इस तरह आप जाते जाते हो। अब देखो इस पॉइंट पर जाकर f of x की उसके इर्द गिर्द के जितनी वैल्यूज़ हैं उन सब से कम वैल्यू है f of x की, सबसे कम वैल्यू आ गई, ठीक है। अब चूंकि ये उन सब से कम वैल्यू पे है तो इसीलिए हम कहते हैं दिस इज़ द रिलेटिव मिनिमम। और इसी के साथ जब आप उसको बाकी डिफरेंट वैल्यूज़ से कंपेयर करते हैं और उन वैल्यूज़ में सबसे मैक्सिमम जिस पॉइंट पे वो आंसर देता है उसे हम कहते हैं रिलेटिव मैक्सिमा। अब देखें इस पॉइंट पर, ये इस पूरे में देखें, इतने हिस्से में, चलो पूरे ग्राफ में ही देखो, इस पॉइंट पर f of x सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ दे रहा है।
यानी जब आप बाकियों के कंपैरिजन में देखते हैं तो एट दिस पॉइंट द फंक्शन इज गिविंग इट्स मैक्सिमम आउटपुट। जब फंक्शन अपना मैक्सिमम दे रहा है तो इस पॉइंट को कहते हैं कि दिस इज द रिलेटिव मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन। यानी इस फंक्शन में जब आप वैल्यू दूसरे इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को आप दूसरी वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ये पॉइंट पर सबसे मैक्सिमम आंसर आता है एंड दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव मैक्सिमा। ठीक है, अब एक इसमें ये तो हमें समझ आ गई कि रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव मिनिमा क्या चीज़ है। अब इसको चेक कैसे करना है, एक तो इसमें भी ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है और एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इसका मैं आप लोगों को समझाता हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर आप लोगों को जिस तरह हमने पहले उसमें इंक्रीजिंग फंक्शन में चेक किया था ना कि फंक्शन में एक आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेते हैं और फिर आप x1 x2 लेते हैं, उसमें वैल्यू चेक करते हैं, वो ये भी उसी तरह है। आप एक पॉइंट लो इंटरवल के अंदर, समझो हम पहले इस इतने हिस्से की बात कर रहे हैं, इतने हिस्से की, ठीक है। अब इसके अंदर इस इंटरवल में आपने एक पॉइंट लिया यहाँ पर और एक पॉइंट लिया यहाँ पर। अब देखो इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये ऐसे और ऐसे ये टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है ना। अब ये आप ऐसे समझो ये टेंजेंट ही है। अब एक इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया और एक इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया। अब टेंजेंट हमें पता है क्या चीज़ है, स्लोप ऑफ द डेरिवेटिव क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। जब पहले यहाँ पर आप देखो इस पॉइंट, इसे हम कहते हैं x1, इसे हम कहते हैं x2। जब f प्राइम ऑफ x1 बड़ा आ रहा है, ठीक है, और फिर f प्राइम ऑफ x2 से, यानी जो इस पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप है वो बढ़ रही है, इस पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप कम हो रही है, तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में ही इस पॉइंट पर क्या चीज़ है, मैक्सिमा। क्योंकि इधर से वो क्या, इसका मतलब है कि फंक्शन ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है बड़े होने का मतलब है फंक्शन ऊपर जा रहा है, और इसका मतलब है कि फंक्शन नीचे आ रहा है। तो फंक्शन एक पीक वैल्यू को टच करके ही नीचे आया है, और वो पीक वैल्यू क्या है, रिलेटिव मैक्सिमा। तो एक तो ये लंबा मेथड है कि आप पहले एक डेरिवेटिव लो फिर दूसरा डेरिवेटिव लो, फिर आप उस तरह नहीं करेंगे। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको मैंने बताना था कि आप दो पॉइंट्स लें, x1 उसी तरह इंटरवल में लें, x1 लें, x2 लें, f प्राइम ऑफ x1 लें, और फिर f प्राइम ऑफ x2 लें, और फिर अगर इसकी वैल्यू ऐसे बड़ी आ जाए तो फिर आपके पास ये पता चलता है कि यहाँ पर रिलेटिव मैक्सिमा आता है। और इसी तरह इसमें आप मिनिमा के लिए चेक कर सकते हैं, इस पॉइंट पर चेक करो और इस पॉइंट पर चेक करो, इधर टेंजेंट ड्रॉ करो, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, इधर पहले टेंजेंट डिक्रीज हो रहा है, इधर टेंजेंट इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है टेंजेंट ऐसे नीचे से यूँ ऊपर आया है। जब टेंजेंट नीचे से ऊपर आएगा तो किसी एक पीक वैल्यू से को टच करके ऊपर आ रहा है, कि यानी इस वैल्यू से नीचे नहीं जा गया, जो वो जिस मैक्सिमम वैल्यू तक नीचे गया है वो पॉइंट कहलाता है रिलेटिव मिनिमा। अब इसमें भी वही सीन है, इसमें बस आपने क्या करना है, इसमें जो पहला डेरिवेटिव है f प्राइम ऑफ x1 वो दूसरे डेरिवेटिव के स्लोप से छोटा होगा, यानी दूसरे डेरिवेटिव से छोटा होगा, इसकी स्लोप इसकी स्लोप से कम होगी। तो इसका मतलब है कि पहले फंक्शन कम हो रहा है फिर फंक्शन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है इनके बीच में एक रिलेटिव मिनिमा आ रहा है। लेकिन हम इस मेथड को यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम यूज़ करते हैं। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, सीधा सीधा डबल प्राइम लेते हैं फंक्शन का। जब आप उसका डबल वो लेते हैं ना, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेते हैं और उसमें डालते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब जब आप क्रिटिकल पॉइंट डालो और वो आ जाए लेस देन 0, तो फिर ये होता है मैक्सिमा, और जब आप डबल डेरिवेटिव डालो और वो आ जाए ग्रेटर देन 0 तो ये होता है मिनिमा, ठीक है। देखो क्या किया, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वाला था ना। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में ये जो है ये है मैक्सिमा के लिए, और अगर इसको आप यूं लिखो तो ये है मिनिमा के लिए। लेकिन हम इसे नहीं करेंगे, हम करेंगे डबल डेरिवेटिव से, कि डबल डेरिवेटिव आप लो उसमें क्रिटिकल पॉइंट डालो, और अगर वो लेस देन 0 आ जाए तो मैक्सिमा है, ग्रेटर देन 0 आ जाए तो मिनिमा है। अब पहले हम बात करते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है।
ठीक है। अब ये तो आगे एक्सट्रीमा। अच्छा, रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा को आप कलेक्टिवली कहते हैं एक्सट्रीमास, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं। ये मैक्सिमम का पॉइंट है, एक्सट्रीम मिनिमम का पॉइंट है। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल की। क्रिटिकल पॉइंट क्या है? एक होता है क्रिटिकल पॉइंट और एक होता है स्टेशनरी पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिस पर आपका डेरिवेटिव, देखो क्रिटिकल पॉइंट आपका डेरिवेटिव जो एफ प्राइम ऑफ एक्स है, फर्स्ट डेरिवेटिव, या तो वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए और एफ प्राइम ऑफ एक्स इन्फिनिटी या अनडिफाइंड हो जाए, तो उसे आप कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इसकी बजाय एक और बात है, वो है स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट वो होता है जिस पर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो आ जाए। इसमें अनडिफाइंड वाला सीन नहीं है। इस बात से एक चीज़ पता चलती है कि एवरी स्टेशनरी पॉइंट इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट, बट एवरी क्रिटिकल पॉइंट इज़ नॉट अ स्टेशनरी पॉइंट। जिस पे पहला डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल आएगा वो क्रिटिकल भी कहलाएगा और वो स्टेशनरी भी कहलाएगा, लेकिन जिस पे पहला डेरिवेटिव अनडिफाइंड आएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। तो जब आप ये क्रिटिकल पॉइंट सेकंड डेरिवेटिव में डालते हैं और फिर उससे चेक करते हैं कि आंसर उसका लेस देन ज़ीरो है तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन ज़ीरो है तो मिनिमा। इसी के बाद एक और होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं किसको है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जिस पर एफ प्राइम ऑफ एक्स डज नॉट चेंजेस इट्स साइन। अब ये तो वैसे इसने लिखा है ना, मतलब ये वैसे कहने में है कि जिस पर एफ प्राइम ऑफ एक्स अपना साइन चेंज नहीं करता। चेक कैसे करते हैं कि आप डबल डेरिवेटिव लो, ठीक है, जिस पर डबल डेरिवेटिव फंक्शन का ज़ीरो के इक्वल आ जाता है उसे आप कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सॉरी, ये एक्स लिख दिया, क्रिटिकल पॉइंट डालो। यानी जब आप डबल डेरिवेटिव लेते हैं और उसमें क्रिटिकल पॉइंट डालते हैं, लेस देन ज़ीरो आ जाए तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए तो मिनिमा, और अगर इक्वल टू ज़ीरो आ जाए देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब इसके बाद एक और, यानी ये देखो अगर ऐसे है, इस पॉइंट पर ऐसे बन जाए तो अब इस पॉइंट पर एफ डेरिवेटिव बिल्कुल सीधा है, तो जो पहले स्लोप है वो बिल्कुल सीधी है, वो अपना साइन चेंज नहीं कर रही, यानी काम ज़्यादा नहीं हो रही। तो इस पॉइंट पर जो आपका एफ डबल डेरिवेटिव होगा वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, तो इसे कहेंगे फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब इसके बाद ये तो आपको समझ आ गई कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या सीन है। आखिरी इसमें कॉन्सेप्ट आता है और वो है कनकेविटी का। कनकेविटी के अंदर आप बस एक चीज़ देखते हैं, ये मैंने आपके पास पहले भी ग्राफ बनाया था, ऐसे हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कनकेविटी की। अब कनकेविटी के अंदर जब आपका ग्राफ ऐसे ऊपर बना हो, ऐसे कप्ड अपवर्ड्स, जिस तरह ऊपर की तरफ कप, जिस तरह कप का मुंह होता है ना, खुला हुआ होता है, इस तरह अगर इसका मुंह ऊपर की तरफ को खुला हो तो इसे कहते हैं कनकेव अप, और जब इसका मुंह ऐसे नीचे की तरफ को खुला हो तो इसे कहते हैं कनकेव डाउन। अब देखें इस ग्राफ के अंदर एक ये पॉइंट है जहाँ पर, अब ये देखें, ये जो ऐसे आ रहा है ऐसे नीचे को, और एक ये है और एक ये है। अब इसके अंदर ये कनकेव डाउन है और ये कनकेव अप है, ये फिर कनकेव डाउन है। हम पहले बात करें इस कनकेव अप की। अब मैंने आपको बताया था, अब एक और बात ध्यान रखें, ये रिलेटिव क्या है, ये क्या है, रिलेटिव मिनिमा है, ये रिलेटिव मिनिमा। क्यों, ये अभी मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले ही समझाया है। अब रिलेटिव मिनिमा है और रिलेटिव मिनिमा पर ये क्या दे रहा है, कनकेव अप। तो रिलेटिव मिनिमा की क्या कंडीशन थी, एफ डबल प्राइम ऑफ क्रिटिकल पॉइंट शुड बी
ग्रेटर देन ज़ीरो, सॉरी ये गलती से लिख दिया, ग्रेटर देन ज़ीरो, जो रिलेटिव मिनिमा की कंडीशन होगी फिर वही कंडीशन कनकेव आपकी भी होगी। इसी तरह ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, रिलेटिव मैक्सिमा। तो ये जो पॉइंट है ये है रिलेटिव, ये क्या है, रिलेटिव मैक्सिमा। तो इसका मतलब है कि इसी पॉइंट पर कनकेव डाउन भी बन रहा है। तो रिलेटिव मैक्सिमा की कंडीशन क्या थी, एफ डबल प्राइम ऑफ सी शुड बी लेस देन ज़ीरो। ये है कंडीशन रिलेटिव मैक्सिमा की। अगर ये कंडीशन रिलेटिव मैक्सिमा की है और तो फिर यही कंडीशन किस चीज़ की होगी, कनकेव डाउन की भी। इसी तरह इस पॉइंट पर भी आप ये चेक कर सकते हैं। अब इससे हमें एक बात का पता चलता है कि जहाँ पर रिलेटिव मैक्सिमा आता है वहाँ पर कनकेव डाउन आता है, जहाँ पर रिलेटिव मिनिमा आता है वहाँ पर कनकेव अप आता है। इससे आप लोगों को ये तो बात समझ आ गई होगी। इस तरह इसी वजह से जो कंडीशन रिलेटिव मैक्सिमा के लिए होती है वो कनकेव डाउन के लिए होती है, और जो कंडीशन रिलेटिव मिनिमा के लिए होती है वो कनकेव अप के लिए होती है। ये था आपके पास कनकेविटी का कॉन्सेप्ट। इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर नंबर 2 है डिफरेंशिएशन का, ये ख़त्म होता है। सेकेंड ईयर का इसका लेक्चर पार्ट 2 भी ख़त्म होता है, और जिसने पार्ट 1 अगर देखना है उसकी वीडियो यूट्यूब पर है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा, और कोई भी आपको इस चीज़ में मसला आया हो, कोई मुश्किल लगी हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे आपको फौरी जवाब दें। और थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।